आओ मुसाफिर, यहाँ इस चनार के साए में बैठ जाओ। मैं अभी पानी पिलाती हूँ। वो नीली लंबी मोटर तुम्हारी है? पंक्चर हो गया है। कोई बात नहीं, अंधेरा होने से पहले श्रीनगर पहुँच जाओगे। अब 20 कोस की तो बात है। नहीं नहीं बेटा, मुझे पानी की कीमत नहीं चाहिए, और फिर पैसा लेकर मैं करूँगी भी क्या? मेरा है ही कौन। अकेली जानो, जैलदार के खेत में काम करती हूँ, चश्मे से पानी भर लाती हूँ और धान कूट देती हूँ। अल्लाह का शुक्र है, मुट्ठी भर चावल तो मिल ही जाता है। 5 ऊपर 60 उम्र होने को आई है, और चाहिए ही क्या एक बुढ़िया को? आज मरी कल दूसरा दिन। तुम भी कहते होगे किस बकवासन से पाला पड़ गया है। हाँ, क्या कहा तुमने बेटा? नहीं नहीं, गुले लाला का नहीं, ये ज़ाफ़रान का खेत है। ठीक कहते हो, ज़ाफ़रान के फूल सचमुच कासनी ही होते हैं। अभी आगे जाओगे तो दूसरे खेतों में कासनी फूल ही पाओगे, पर यहाँ इस साल ज़ाफ़रान के सुर्ख फूल ही खिले हैं। इसकी वजह क्या है? ये खुदा की कुदरत है बेटा। पर तुम मैदानों के रहने वाले आजकल के नौजवान खुदा और उसके करिश्मे को कब मानते हो? अब इन फूलों की पूरी कहानी सुनकर क्या करोगे? अभी तुम्हारी मोटर ठीक हो जाएगी और तुम चले जाओगे, और कहानी अधूरी रह जाएगी। मोटरें तो सड़क पर गुजरती ही रहती हैं बेटा, पल दो पल को ठहरती भी हैं, फिर धूल के बादल उड़ाती चली जाती हैं। पर ये ज़ाफ़रान की खेती यूं ही खड़ी रहेगी, यहाँ तक कि फूल चुनने का वक्त आ जाएगा और ये लाल लाल लहू की बूंदों जैसे शगुफ़े सुखाकर दुकानदार को भेज दिए जाएंगे। और न जाने इनकी खुशबू कहाँ कहाँ और किस किस के दस्तरख्वान पर महकेगी। और तुम्हारी तरह कितने आदमी सवाल करेंगे, इन ज़ाफ़रान का रंग लहू की तरह सुर्ख क्यों है? पर कोई ना बता पाएगा, क्योंकि इसकी वजह तो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। तुम मुझे पागल समझते हो ना, दीवानी बुढ़िया जो ना जाने क्या क्या बक रही है ना? फिर भी इस लाल ज़ाफ़रान का भेद जानना चाहते हो, या मोटर ठीक होने तक इस पगली की बड़ सुनकर वक्त काटना चाहते हो? खैर, कुछ भी हो, सुनना चाहते हो तो सुनो। हाँ, तो इस खेत में लाल ज़ाफ़रान के फूल तो इसी साल लगे हैं। पहले यहाँ भी कासनी फूल लगा करते थे। सारी वादी पर बहार आ जाती। ऐसा मालूम होता था कि कोई नई नवेली दुल्हन ज़ाफ़रानी दोशाला ओढ़े लेटी है, और खुशबू से ये सारा इलाका महक उठता था। तुम्हारी तरह एक और मुसाफिर भी एक बार इस खेत के फूलों को देखने ठहर गया था। कई बरस की बात है। कोई बहुत ही सीधा सा आदमी मालूम होता था बेचारा। खेत में जाकर फूलों के बीचों बीच खड़ा हो गया और लगा नथुने फुला फुला कर सांस लेने, जैसे फूलों को सूंघ रहा हो। फिर आप ही आप कहने लगा, अजीब बात है, कोई भी नहीं आई। मैंने पूछा, कौन? आखिर किसको खोजते हो? तो जवाब मिला, हंसी हंसी नहीं आई। अजीब बात है, हालांकि किताबों में तो बेटा पता चल गया, वो बेचारा किताबों में पढ़कर आया था कि अगर ज़ाफ़रान के खेत में खड़े होकर उसकी खुशबू सूंघो तो आप से आप हंसी आने लगती है। इतने में सर पर लकड़ियों का गट्ठा उठाए ज़ाफ़रानी आ गई। मैंने जो उसे ये बात बताई तो वो लगी खिलखिलाकर हंसने, और वो अजनबी पहले तो खिसियाना हुआ, मगर जब उसने देखा कि ज़ाफ़रानी के क़े ख़त्म होने ही को नहीं आते तो वो भी हंसने लगा। उन दोनों को हंसते देखकर मुझे भी हंसी आ गई, और बाद में अजनबी कहने लगा कि देखो, किताबों का लिखा पूरा हुआ, क्योंकि ज़ाफ़रान के खेत में हम 3 ही कड़े हैं और तीनों का हंसी के मारे बुरा हाल हो रहा है। मैं भी कहाँ से कहाँ पहुँच गई बेटा, बुढ़ापे में दिमाग काबू में नहीं रहता, बात करते करते बहक जाती हूँ। हाँ, तो ज़ाफ़रानी
क्या कहा? जाफरानी कौन? अभी तो बता चुकी हूँ कि जाफरानी मेरी बेटी थी। नहीं बताया? भूल गई होंगी। हाँ, तो उसका असल नाम नूरा था, मगर गांव में सब उसे जाफरानी कहकर पुकारते थे। बात यह है कि बचपन ही से उसकी रंगत कुछ पीली पीली सी थी। लड़कपन में बच्चे बच्चियों के साथ कुदाल मचाया करती थी। वो उसे जाफरानी कहकर छेड़ा करते थे। जितना वो चिढ़ती उतना वो शोर मचाते, जाफरानी जाफरानी। तुम जानो, बच्चे किसी की बात मानते थोड़े ही हैं। हाँ, तो जब वो जवान हो गई तो गांव के लड़के कहने लगे कि नूरा जैसी खूबसूरत लड़की तो हमारे यहाँ है ही नहीं। उसकी रंगत तो जाफरान के फूल की तरह है, उसकी आंखें तो खिले हुए कवल, और ना जाने क्या क्या औंधी सीधी बातें। मैं तो क्या बोलूं, 3 भाइयों में एक बहन थी, वो भी 2 से छोटी। बाप और दोनों भाइयों ने लाड प्यार में बिगाड़ रखा था। उसके तो पैगाम चारों तरफ से आ रहे थे। यहाँ तक कि जैलदार ने अपने लड़के का पैगाम भेजा जो शहर के स्कूल में पढ़ रहा था। पर खुदा को तो कुछ और ही मंजूर था। उस साल जाड़े के मौसम में निमोनिया का बुखार ऐसा चला कि घर वाला अल्लाह को प्यारा हो गया। खुदा उसे जन्नत नसीब करे। उसका मरना था कि हमारे घर में तो आफतों पर आफतें शुरू हो गईं। सैकड़ों बरसों से हम इस गांव में रहते चले आ रहे थे। कभी फसल अच्छी होती है, कभी बुरी, कभी बारिश होती है, कभी नहीं। कभी इतना पानी बरसता कि खेतियां बह जाती, कभी धूप में जल जाती, कभी बर्फ में तबाह हो जाती। कभी हम अपनी ज़मीन बोते, कभी दूसरों की। किस्मत की ऊंच नीच तो हर एक के साथ लगी रहती है बेटा। कभी कभी राजा के अफसर जुल्म भी करते, पर राजा और प्रजा का क्या मुकाबला। सब्र और शुक्र से जिंदगी किसी न किसी तरह से बसर हो रही थी। मगर ठीक कहते हैं कि ये कलयुग है, कलयुग। इसमें जो ना हो थोड़ा है। कई बरस की बात है, अभी घरवाला जिंदा ही था कि एक दिन मैं धान कूट रही थी कि मेरा बेटा नूरू चिल्लाता हुआ आया, माँ माँ, शेर कश्मीर आए हैं, शेर कश्मीर। बस इतना कहा, ये जा वो जा। मैं चिल्लाती रह गई कि अगर शेर आया है तो जैलदार साहब से जाकर कहे कि बंदूक ले आवे। थोड़ी ही देर में मैं देखती हूँ कि सारे ये गांव वाले, तो क्या मर्द, क्या औरत, क्या बच्चे भागे चले जा रहे हैं। मैंने सोचा शेर को पकड़ लिया होगा, चलो मैं भी तमाशा देखूं। वो नक्शा आज तक मुझे याद है। क्या देखती हूँ, स्कूल के सामने ठट के ठट लगे हुए हैं और सामने न शेर न चीता, एक लंबा सा गोरा सा आदमी चबूतरे पर खड़ा जोर जोर से कुछ कह रहा है। लो जी, ये था वो शेर कश्मीर। मैंने कहा, लो, ख्वाम ख्वाह ही डरा दिया। शेर तो शेर, ये तो कोई मामूली दर्जे का सरकारी अफसर भी नहीं। भला अफसर कहीं गाढ़े खद्दर के मोटे छोटे कपड़े पहनते हैं? मैंने 2-4 ही बोल सुने थे कि डर गई। या अल्लाह, अब हमारे गांव पर कोई ना कोई मुसीबत आएगी। वो बातें ही ऐसी कर रहा था। रियासत के असल मालिक राजा और उसके अफसर नहीं, बल्कि हम किसान हैं। हम पर जुल्म हो रहा है। सबको मिलकर उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। आपस में एक हो जाना चाहिए। लड़कों लड़कियों को पढ़ाना चाहिए। पढ़ लिख कर ये कश्मीरी कौम के लीडर बनेंगे। और ना जाने क्या क्या। मैंने तो पूरी बात भी नहीं सुनी। हाँ, जाफरानी मुंह फाड़े एक कोने में बैठी सब कुछ सुन रही थी। तुम तो जानते हो, तालाओं के बीच में एक पत्थर फेंक दो, सारे पानी में हलचल मच जाती है। तो बेटा, ये शेरी कश्मीर भी ऐसा ही एक पत्थर था जिसने हमारे गांव के ठहरे हुए पानी को हिला दिया। वो दिन और आज का दिन, आराम चैन सुलह शांति किसी का नाम नहीं। जिसे देखो बेचैन, जिसको देखो उसकी जबान पर शिकायत, हर एक अपनी जिंदगी से नाला, उसको बदलने पर तुला हुआ। जब तक बाप जिंदा रहा तब तक बेटे कुछ ख्वाबों में रहे। उसका मरना था कि जिसका जिधर मुंह उठा चला गया। बड़ा गुलाम नबी श्रीनगर कुली का काम करने चला गया। और कुछ दिनों में नूरा भी।
ज़ाफ़रानी, उसका तो ज़िक्र करना भूल ही गई। तो बेटा अब हमारे घर में रह ही क्या गया था, बस मैं, ज़ाफ़रानी और सबसे छोटा लड़का गफूरा। ज़ाफ़रानी अब 20 बरस की बिन ब्याही बैठी थी। घर में पैसे हों तो उसकी शादी की बातचीत करूं। मैं और ज़ाफ़रानी दोनों काम करते। ज़ाफ़रानी ने ज़िद करके गफूरे को मदरसे में पढ़ने भेज दिया और दिन रात दिलो जान से उसकी पढ़ाई के पीछे पड़ी रहती। एक दिन ज़ाफ़रानी लकड़ियां चुनने गई थी कि क्या देखती हूँ कि खाली हाथ वापस चली आ रही है, ज़ारो कतार रोते हुए। मैंने पूछा, क्या हुआ? तो कुछ जवाब नहीं, बस रोए चली जा रही है। अरे कमबख्त, कुछ कहेगी भी, क्या हुआ? बोली, माँ, मेरी मेरी शादी कर दो, मेरा ब्याह कर दो। और फिर रोने लगी। 10 दफा पूछा, तब ये बात खुली कि लकड़ियां चुन रही थी, तब जैलदार का लड़का जो शहर से आया हुआ है उधर आन निकला और लड़की को अकेला देखकर लगा ओल फोल बकने। जब ज़ाफ़रानी ने झिड़का तो उसको हाथ पकड़कर अपनी तरफ घसीटने लगा। बड़ी मुसीबत से हाथ छुड़ाकर भागती हुई आई बेचारी, मगर उस बदमाश की हौल दिल में थी। अभी तक पत्ते की तरह थर थर कांप रही थी और रो रही थी। जब हिचकियां जरा रुकती तो यही कहती, माँ, मेरा ब्याह कर दो, मेरा ब्याह कर दो, नहीं तो एक दिन मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अब तुम ही बोलो बेटा, गरीब औरत करे तो क्या करे? जब दमड़ी पास ना हो तो किस बूते पर लड़की का ब्याह रचाए? उसी सी उधेड़बुन में लगी हुई थी कि एक दिन एक आदमी आया। शक्ल सूरत से बेचारा कुली मालूम होता था। वही माथे पर पट्टे का निशान, उम्र 50 का मालूम होता था। कहने लगा, गुलाम नबी ने ये पैसे भेजे हैं, मैं उसका दोस्त हूं, मोहम्मदू। मैं बोली, गुलाम नबी का क्या हाल है, वो नहीं आया? मोहम्मदू के गले में आवाज फंसी हुई मालूम होती थी। ठहर ठहर कर बोला, जैसे बोलना न चाहता हो, माँ जी, गुलाम नबी तो चल बसा, उसे दिख हो गई थी और बस चुप हो गया। बेटा, बेटा, तुम लोग नहीं समझ सकते कि बेटे की मौत का मां पर क्या असर होता है। ऐसा मालूम होता है जैसे कलेजा का टुकड़ा किसी ने काट कर निकाल लिया हो। फिर गुलाम नबी जैसा चौड़े चकले सीने वाला नौजवान और गधे की तरह साहब लोगों का सामान ढोते ढोते खून की खांसी खांसता खांसता मर जाता है और उसके साथ माँ भी मर जाती है। और सबसे बड़ी मौत ये होती है कि वो फिर भी जिंदा रहती है। हाँ, मोहम्मदू के पास बैठकर ज़ाफ़रानी ने भाई के आखिरी दिनों का सब हाल कुरेद कुरेद कर पूछा। कब और कैसे बीमार पड़ा, इलाज हुआ या नहीं। सब सामान ढोने वाले मजदूरों को इसी तरह दिख हो जाती है क्या? मोहम्मदू हमारे यहाँ कुछ दिन रुका। उसकी बीवी मर चुकी थी। करती क्या ना करती, ज़ाफ़रानी का ब्याह मैंने उसी से तय कर दिया। जिस दिन मोहम्मदू बारात लेकर आने वाला था, उसी दिन मैंने सवेरे से ही ज़ाफ़रानी को उठाकर नहला धुलाकर शादी का जोड़ा पहनाया। गुलाबी रंग का पैराहन और इसके नीचे सब्ज फूलदार छींट की शलवार। अरे इतना गुस्सा आया है मुझे उस शेरे कश्मीर पर कि कमबख्त को पकड़ा जाना था तो क्या उसे वही दिन जुड़ा था जब मेरी बेटी का ब्याह तय पाया। यकायक सारे गांव में शोर मच गया, शेरे कश्मीर पकड़े गए, शेरे कश्मीर पकड़े गए। मुझे क्या पता क्यों सरकार ने उसे पकड़ा। बाहर शोर की आवाज हुई तो गली में आई। वहां तो बच्चे धींगा मस्ती मचा रहे थे। 2-4 लाल झंडे जिन पर हल बना हुआ था लिए शेरे कश्मीर जिंदाबाद कहते फिर रहे थे और हमारा छोटा
بیٹا 6 اینٹوں کا چبوترا بنائے سفید کھریا سے دیوار پر کچھ لکھ رہا تھا اور زور زور سے ہجے پڑتا جا رہا تھا، اور زعفرانی دروازے میں کھڑی اس کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اتنی خوشی تھی جیسے اس نے ایک بڑا کام پورا کیا ہو۔ ہاں تو ابھی جا کر اندر بیٹھی ہی تھی کہ باہر سے رونے چلانے کی آواز آئی۔ میں نے جو دیکھا تو پاؤں تلے کی زمین کھسک گئی۔ ایک خاکی رنگ کی موٹر لاری کھڑی تھی اور اس میں سے سپاہی کود کر بچوں کو لاٹھیوں سے مار رہے تھے۔ میں دیوار کی طرف دوڑی جہاں پل بھر پہلے غفورہ کھڑا کھریا کی مٹی سے لکھ رہا تھا۔ غفورہ اب وہاں نہیں تھا۔ وہاں خون کی ایک لکیر زمین پر کھینچی ہوئی تو، اور اس لکیر کی سیدھ میں جو میں نے دیکھا تو غفورہ کو زمین پر بے ہوش پایا۔ اس کے سر میں ایک گہرا گھاؤ تھا جس سے خون بہہ رہا تھا، اور اس کے ہاتھ میں ابھی تک کھریا کا ٹکڑا۔ میں اپنے غفورہ کو اٹھا کر اندر لے آئی اور وہاں اپنی بہن کی گود میں اس نے جان دے دی۔ اس مہینے دوسری بار مجھے موت آئی، پر نہ آئی، اور اس کے بعد کیا ہوا بیٹا، مجھے ایسا یاد ہے جیسے کوئی ڈراونا خواب ہو جس میں ایک خوفناک بات کا دوسری خوفناک بات سے کوئی تعلق نہ ہو، مگر پھر بھی خوف اور دہشت کا پہاڑ اٹھتا چلا جائے۔ زعفرانی کی آنکھیں جو کبھی کنول سے ملتی جلتی ہوا کرتی تھیں اس وقت تو دہکتے ہوئے انگاروں کی طرح تھیں۔ آنسوؤں کا نام نہیں تھا، نہیں تو وہ آگ بجھ جاتی جو اس وقت ان میں سلگ رہی تھی۔ اور پھر سارے گاؤں والوں کا ایک جلوس، مردوں کے آگے عورتیں اور عورتوں میں سب سے آگے زعفرانی، وہی اپنی شادی کا جوڑا پہنے ہوئے اور آنکھوں میں وہی دہکتی ہوئی آگ۔ سارا مجمع کھیتوں سے ہو کر سڑک کی طرف جاتا ہوا۔ بڑی بڑی مونچھوں والے سپاہی اور ان کی بندوقیں جو ٹکٹکی باندھے اس جلوس کی طرف، ان عورتوں کی طرف، زعفرانی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ایک تڑاکا، 10-12 تڑاکے، سب تتر ہو کر بھاگے۔ ان کھیتوں کے بیچوں گری چپی چھاتی کو سنبھالتی ہوئی زعفرانی نرم مٹی میں اس طرح گری جیسے ماں کی گود میں بچہ آن کر گر پڑے۔ میں ادھر بھاگی، جب تک میں پہنچوں زعفرانی کی چھاتی سے خون کی ایک دھار بہتی ہوئی کھیت کی سوکھی مٹی کو سیراب کر رہی تھی۔ عورت کی چھاتی اور اس میں دودھ کے بجائے خون، وہ خون مٹی میں مل رہا تھا، اور میری بیٹی میری گود میں جان دے رہی تھی۔ پر مرتے دم تک اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، اور جانے کیوں آخری ہچکی سے پہلے اس نے مجھ سے مسکرا کر کہا، میرا بیاہ ہو گیا ماں۔ اسی کھیت میں جہاں تم اب گلے لالا کی طرح سرخ زعفران کے پھول دیکھتے ہو۔ سنو بیٹا، تم نے میری کہانی سنی، پر تم کہاں ہو؟ چلے گئے؟ میں نہ کہتی تھی ابھی تمہاری موٹر ٹھیک ہو جائے گی اور تم لوگ چلے جاؤ گے اور کہانی نہ سن پاؤ گے۔ موٹریں تو اس سڑک پر سے گزرتی رہتی ہیں
पल दो पल ठहरती हैं, फिर धूल के बादल उड़ाती चली जाती हैं, पर ये ज़ाफ़रान की खेती यूं ही खड़ी रहेगी, यहाँ तक कि फूल चुनने का वक्त आ जाएगा और ये लाल लाल लहू की बूंदों जैसे शगुफ़े साहूकार को भेज दिए जाएंगे। और ना जाने उनकी खुशबू कहाँ कहाँ किस किस के दस्तरखान पर महकेगी। और तुम्हारी तरह ही आदमी सवाल करेंगे कि इस ज़ाफ़रान का रंग लहू की तरह लाल क्यों है। पर कोई ना बता पाएगा, क्योंकि इसकी वजह तो सिर्फ मैं जानती हूँ। सुलहमा रोशे